अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बताऊंगा जो 31 मार्च के पहले अगर आपकी जानकारी में है तो शायद आप अपने पेरेंट्स को बताकर उसका कुछ यूज कर सकते हो, कुछ टैक्स सेविंग का। लेकिन 1 अप्रैल के बाद से वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। इट इज एकदम लेटेस्ट अमेंडमेंट है, कल सेकेंड हाफ में वो अनाउंस हुआ है। ओके, पार्लियामेंट में जो फाइनेंस बिल ओरिजिनली आया था उसमें काफी सारे चेंजेस के बाद में अब वो बिल लोकसभा ने पास किया है। उसमें वन ऑफ द चेंजेस ऐसा किया गया है जिसके बारे में ओरिजिनली 1 फरवरी को कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। तो देखिए, मैं आपको पहले पूरा स्कीम बताता हूँ क्या है। मान लो हमारे पास में कुछ पैसे हैं और हम उसमें से कुछ अमाउंट का तो रिस्क लेने को तैयार हैं, इक्विटी में रखना चाहते हैं अपन। इक्विटी की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ, इक्विटी शेयर्स की। तो अगर आप इक्विटी शेयर्स में रखते हो या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में रखते हो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मतलब होता है नॉर्मली जिसमें 65% या उससे ज्यादा प्रोसीड्स इक्विटी शेयर्स में, डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हो और म्यूचुअल फंड कंपनी कहां डालती है पैसा? इक्विटी में। तो इसको हम बोलते हैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया। आप जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें हम लोग टाइम फ्रेम क्या देखते हैं? उसमें हम लोग टाइम फ्रेम देखते हैं 1 ईयर का। तो अगर इक्विटी में आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स था, लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स था, तो हम लोग उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ओके, 12 महीने के पहले अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स, इक्विटी बोला मतलब इट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, अगर 12 महीने के अंदर उसको बेच दिया तो फिर उस पर रेट लगता है 15% का, उसमें रेट लगता है 15% का, बराबर। हम लोग इनकम निकालते, गेन निकालते हैं। गेन कैसे निकालते? द सेल वैल्यू माइनस द कॉस्ट, जितने में खरीदा था, सिंपल गेन निकालते, उस पर 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हैं उसको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जहां मैं गेन बोल रहा हूं वहां लॉस भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग गेन की टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं। लॉस हुआ तो सेट ऑफ का बेनिफिट रहता है। और अगर 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड किया तो हमको होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या होता है समझिए आप, कि अप टू ₹1 लाख, अप टू ₹1 लाख, इसमें कुछ भी टैक्स नहीं लगता है। मतलब साल भर में अगर आपने 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म गेन कमाया तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, अच्छी बात है। और बियॉन्ड ₹1 लाख, 1 लाख के बियॉन्ड जो अमाउंट है उस पर 10% का रेट लगता है। ओके, अब ये है सेक्शन नंबर, अगर आपको मैं बताऊं आगे हम लोग पढ़ने वाले सेक्शन नंबर 111A है और ये है सेक्शन नंबर 112A, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन से आगे हम देखेंगे कैपिटल गेन्स में। तो 1 लाख के बियॉन्ड 10% का रेट लगता है और यहां पर 15% का लगता है स्टार्टिंग से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1,20,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया तो क्या होगा बताइए? सिर्फ 20,000 पे 10% लगेगा, दैट इज ओनली ₹2,000 इरिस्पेक्टिव ऑफ माई स्लैब रेट। अगर बाकी की इनकम 30% के रेंज में चल रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजीम, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम किसी में भी है, ये एप्लीकेबल रेट स्ट्रक्चर है, बराबर। इसमें कोई चेंजेस भी नहीं है। दूसरा होता है कि हम लोग अगर डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं डेट फंड में, मतलब डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जिसमें जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं है बेसिकली, उसमें अभी तक के क्या पोजीशन थी वो बताता हूं और आगे क्या होने वाला है ये समझाता हूं। देखिए, इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं, अगर अप टू 36 मंथ्स होल्ड किया तो उसको शॉर्ट टर्म एसेट मानते हैं और उसमें होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसपे टैक्स लगता है एज पर द स्लैब रेट्स, मतलब वो सीधा सीधा आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। जैसे कि अपनी सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस की इनकम है उसके साथ साथ ये भी ऐड हो जाता है और इस पर रेगुलर स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स लगता है। स्लैब रेट्स एज पर द ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम विच एवर यू हैव ऑप्टेड फॉर, समझ रहे हो क्या? और अगर 36 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड किया तो उसको बोल देते हैं, उसमें होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें हमको मिलता है समथिंग कॉल्ड एज इंडेक्सेशन का बेनिफिट। ये क्या होता है मैं आपको भी समझाता हूं। और टैक्स रेट उसके बाद में लगता है, उसके बाद में लगता है टैक्स एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है। अब स्लैब रेट्स में अगर आप 30% वाले रेट में हो
तो आपके लिए क्या बेहतर है कि आप इसमें शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से टैक्स भरो या आप 20% के हिसाब से भरो, दैट टू आफ्टर इंडेक्सेशन बेनिफिट 20% के हिसाब से। नाउ व्हाट इज इंडेक्सेशन बेनिफिट? तो ये भी बहुत काम की चीज है। मान लो कि ये एसेट्स हम लोगों ने से डेट ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स हम लोग ने से आज से 10 साल पहले तो बहुत ज्यादा, खैर चलो 10 साल पहले खरीदे थे। ओके, तो अभी चल रहा है कौन सा फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर 22-23। 10 साल पहले से हम लोग ने फाइनेंशियल ईयर 12-13 में खरीदा था। तो उस समय की जो कॉस्ट थी, मान लो उस समय 1 लाख रुपीज में खरीदा था, और आज धीरे धीरे बढ़ते 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 उसकी वैल्यू से 1,80,000 पे पहुंच गई है। ठीक है, 10 साल में बढ़िया हो गया, क्योंकि 1,60,80 जो भी, एक इसमें रिटर्न कंपैरेटिवली कम मिलता है, इसमें रिस्क जो है वो कम रहता है, इसमें रिस्क जो है वो ज्यादा रहता है, ये तो आपको पता है, समझता है। सो डेट फंड में लेकिन रिटर्न थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव साइड में रहता है, ये बात है। एकदम इसमें लॉस ही हो जाएगा उसके चांसेस बहुत रेयर है, ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन है, रेयर है, कम है। तो अब इसमें क्या होता है, 10 साल पहले मैंने मान लो 1 लाख रुपीज में खरीदा था, तो उसकी कॉस्ट को मैं आज के रिडेम्पशन वैल्यू के साथ कंपेयर करते वक्त कॉस्ट को मैं बढ़ा के लूंगा, आई विल इन्फ्लेट इट। हम लोग ने रियल वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इन द सीए फाउंडेशन लेवल, तो हम लोग वो 1 लाख को इन्फ्लेट करते यूजिंग द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जैसे कि इस साल का है 331, इस साल का है, ओके, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, उस साल का कम था, फाइनेंशियल ईयर 2001-2 का था 100, वो बेस ईयर था। ओके, उसके बाद धीरे 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 वो बढ़ते जाता है, वो नोटिफाई करते हैं हर साल। फॉर एग्जाम्पल मान लो 12-13 का 200 था एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये कितना हो जाता है इसका कॉस्ट इन्फ्लेट होकर के 1 लाख इंटू 331 अपॉन 200, बताइए 1,65,000 अप्रोक्सीमेटली देख रहे हैं अपन। अब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है, आपका मान लो इसका वैल्यू हो चुका है 1,80,000, उसमें से कॉस्ट कितना डिडक्ट होगा 1,65,000, मतलब जो भी है 200 की जगह से 240 होगा, जो भी होगा, तो थोड़ा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो आपका इफेक्टिव गेन कम हो जाएगा, समझ रहे हो क्या? तो ये कितना हो गया, सिर्फ 15,000, ये हो गया सिर्फ 15,000 रुपए। अब ये 15,000 पे आपको टैक्स भरना है सिर्फ 20% के रेट पे, 3,000 रुपए, समझ रहे? ये एक बेनिफिट हो गया। और दूसरी तरफ अगर आप 3 साल के पहले बेचते थे तो जितना एक्चुअल गेन हुआ है सीधा सीधा उस पर स्लैब रेट्स लगते थे। हाँ, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के भी अंदर है या रिबेट वगैरह के कारण 5 लाख के अंदर ही है, रिबेट का बेनिफिट ले सकते हो, तो फिर कोई टेंशन नहीं है स्लैब रेट्स वाले का। लेकिन जिनकी इनकम ज़्यादा है उनके लिए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है स्लैब रेट वाला, क्योंकि उनको तो वो इनकम और ऊपर आके जुड़ती है, 20% या 30% स्लैब में आके टैक्स होती है। और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर समझ रहे क्या आप, क्या हो रहा है कि सिर्फ इंडेक्सेशन के बेनिफिट के कारण आपका ये जो है इनकम बहुत कम हो जाता है ना, और यहां पर आपको टैक्स सिर्फ उतने पे 20% के हिसाब से देना है। तो ये काफी एक बेनिफिशियल प्रोविजन था जिसका लोग यूज करते थे। अब डेट फंड में एक टाइप का फंड होता है विच इज कॉल्ड एज लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में नॉर्मली पैसा आपका कम तो नहीं होता है, नॉर्मली आपका पैसा 5 to 8% के रेंज में बढ़ते रहता है, 5 to 8% का रिटर्न मिलता है। ओके, कंपेरेबल टू एफडी रिटर्न्स, फिक्स डिपॉजिट में जो रिटर्न मिलते हैं उसे थोड़ा सा हल्का सा कम होगा, आधा 1%, लेकिन फिर भी मिलते रहता है, ऐसा कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। लेकिन ये लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं लिक्विड फंड के थ्रू, जो इमीडिएटली अगर कोई कंपनी को फंड्स डिप्लॉय करना है तो वो लिक्विड फंड में डालते हैं, और इमीडिएटली कभी भी निकालना है तो निकालते हैं। तो ये लोग एकदम ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पैसा अल्टीमेटली इन्वेस्ट करते हैं, है ना। किसी कंपनी को एकदम शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है पैसों की, तो एकदम यहाँ पर 3 महीना, 1 महीना, 6 महीना, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन फंड रहता है ये, जिसमें पैसा आपका माइनस होने के चांसेस बहुत कम है। रैदर आपने इसको 30 दिन के लिए भी रखा तो 30 दिन में आपको एक एवरेज में 6-7% का रिटर्न मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, समझ रहे क्या। अब अगर 30 दिन में रखा तो फिर तो आपका अल्टीमेटली स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स लग जाएगा, तो लिक्विड फंड और एफडी में कोई खास फर्क नहीं हुआ। लेकिन मान लो किसी ने दिमाग लगाया और 3 साल के ऊपर
डेट फंड में रखा, लिक्विड फंड में, और अब उसको बेच रहे हैं, तो 3 साल में लिक्विड फंड में उसको एक CAGR 7% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, और उसका पैसा बढ़ गया। से अपन एग्जांपल लेते, 1 लाख रुपीस डाला था, पहले साल में 7% मिल गया, अगले साल में भी 7% मिल गया, तीसरे साल में भी 7% मिल गया, कितना हो गया बताइए? 1? नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। 194 कैसे? 1,22,504, 500 पकड़ लेते राउंड फिगर, 1,22,500 आया। अब 3 साल में अपन 3 साल पहले का अगर इंडेक्स देखें तो देखो 331 था, उसके पहले 317 था, उसके पहले 301 था, उसके पहले 289 था। ओके, मतलब मुझे कुछ 3-4 पहले के याद है, इसके पहले के अपन रेफर कर सकते, उसके पहले शायद 280 था, तो 289 था मान लो, ठीक है, और अभी अपन 331 जब है तब उसको रिडीम कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर मतलब ऐसा देखते हैं, डेट टू डेट 3 साल पूरे होना चाहिए, और इंडेक्सेशन फाइनेंशियल ईयर का उठाते हैं। तो अब उसका हम लोग अगर टैक्सेबिलिटी देखें तो कैसे टैक्सेबिलिटी होगी, देखो 1 लाख इंटू 331 अपॉन 289, ये इसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी। बोलिए कितनी होती है? 1,14,532। ये इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए हमारी कॉस्ट बढ़ गई कंपैरिजन पर्पस के लिए, और हमारा 122,500 ऐसा कुछ आपने बताया था 7% के हिसाब से जो बढ़ते बढ़ते हुआ, तो हमारा इफेक्टिवली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ? 7,000, 8,000 लिख लो अप्रोक्सीमेटली, 8,000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इस पे टैक्स रेट LTCG के हिसाब से क्या लगेगा? 20%, कितना? 1,600 रुपए प्लस 4% सेस, ओके, 640 रुपीज, नहीं 640 नहीं रे, 64 रुपीज, तो 1,600-1,700 रुपए का टैक्स लग रहा है इस पे, बराबर। और ये अलग चलता है, ये अपनी रेगुलर इनकम में जाकर के कुछ इसका फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या होगा, अब अगर हम लोग इतना ही पैसा उस समय फिक्स डिपॉजिट में डालते थे 3 साल के, तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, हर साल जो भी इंटरेस्ट अर्न किया उसका उसी साल पे टैक्स लगता है, पहली बात तो जैसे पहले साल मान लो 1 लाख पे आपने अर्न किया, मान लो FD का रेट 7.5% था, 7% से भी ज्यादा, तो 7,500 रुपए मिला, और लेकिन आपकी टैक्स का जो स्लैब था वो 30% वाला चल रहा था मान लो, तो वो पूरा 7,500 रुपए पे आपको 30% टैक्स देना पड़ रहा है। कितना होता है? 22,250। ये हो गया पहले साल का टैक्स, इतना ही अमाउंट, उसमें सेस तो ऐड ही नहीं किया, उतना ही अमाउंट दूसरे साल का, और उतना ही अमाउंट तीसरे साल का, क्योंकि आपको तो 7.5% मिल रहा है। चलो 8% मिलता था तो भी इफेक्टिव आफ्टर टैक्स रिटर्न तो बहुत कम होता था, क्योंकि इसमें से ही बेटा सीधा 30% माइनस हो जाता है, ये जो रेट है ना, मतलब इफेक्टिव रेट तो इसका बहुत कम हो जाता है। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? 7.5 माइनस 2250 कितना होता है? 5250 होता है, तो आपका इफेक्टिव रेट 5.25% हो गया, ओके, और टैक्स आपका लग रहा है इस कारण से। चलो आपको पैसा भी मिल रहा है हर साल, अच्छी बात है, 5,250 रुपए, उतना नेट बच रहा है आपके पास, बराबर। नाउ टेल मी विच वन वुड यू प्रीफर, अगर आपको 3 साल बाद ही पूरा अमाउंट निकालने का था, विच वन वुड यू प्रीफर? ये वाला है ना, LTCG के हिसाब से हो जाए। अब अगर ये मान लो कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से लगता था, तो भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से भी जितना इंटरेस्ट हर साल अक्रू होते जा रहा है उस पर तो उस साल टैक्स लगते रहेगा, तो 7,500, ओके, तो अब कितना अमाउंट बन गया? 1,07,500। अब उस पर 7.5% निकालो, आप ऐड करके बता रहे हो 8,062, ये अब हो गया 1,15,562। अब इसमें 7.5% निकालो, 8,667, कितना हो गया? 1,24,200, ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली, बराबर। लेकिन भले ही वो 122,500 से ज्यादा दिख रहा है, रेट ज्यादा है इसलिए, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? टैक्स आपको हर साल लग चुका है, इसका 30% भर दिए, इसका 30% भर दिए, और पहले साल का भी 30%, तो टैक्स के रूप में ऑलरेडी आपके 6,000 या 7,000 ऑलमोस्ट रुपीज जा चुके हैं, तो आपको इफेक्टिवली तो पैसा बहुत कम मिला है, बराबर है कि नहीं? टैक्स लग चुका है। तो उन्होंने बोला है therefore see people used to use this as a mechanism for saving taxes, लिक्विड फंड में डाल दो, 3 साल होने के बाद उसको रिडीम कर लेंगे,
फिर और पैसा जमा ही रखना है आपको, सेफ सेफ रखना है, तो और वापस लिक्विड फंड में डाल दो और 3 साल बाद उसको निकाल लेंगे। हाँ, बस 3 साल का वेटिंग पीरियड था, वो बात थी। 3 साल के पहले निकाले तो स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स लग जाता था। ठीक है, अब क्या उन्होंने अमेंडमेंट किया, कल उन्होंने अमेंडमेंट लाया कि 1 अप्रैल 23 के बाद से अब कोई भी पर्सन अगर लिक्विड फंड में या इस टाइप के डेट फंड में जिसमें 35% से कम इक्विटी वाला पोर्शन है, ऐसा फंड जिसके इन्वेस्टमेंट्स लेस देन नॉट मोर देन 35% आर बीइंग इन्वेस्टेड इन इक्विटी, तो उसको डेट फंड बोल दिया उन्होंने। ठीक है, डेट ओरिएंटेड फंड बोल दिया। उसमें क्या होने वाला है, अब से उसके गेन को 1 अप्रैल 2023 के बाद जो आपने इन्वेस्ट किया उसके गेन को शॉर्ट टर्म मानेंगे, लॉन्ग टर्म मानेंगे ही नहीं। तो उससे क्या हो जाएगा, आप उससे जो भी एक्चुअल इनकम है वो एक्चुअल इनकम पे आपको बेचने वाले ईयर में स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स लगेगा। अभी भी टैक्स तो बेचने वाले ईयर में लगेगा, लेकिन दो फर्क पड़ गए, एक तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट चला गया, दूसरा जो 20% का टैक्स रेट था, ये जो सेक्शन 112 में था, ये जो है ये भी चला गया। ओके, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 23 तक के कर देते हैं, ये डेट तक के कर देते हैं, तो उसको 3 साल होने के बाद रिडीम करेंगे, तो उसमें ये लास्ट एक मौका है, उसमें हम लोग ये बेनिफिट फिर भी उठा सकते हैं। समझ रहे क्या? तो अगर आपके पापा के पास में आपके घर पे अगर कुछ सरप्लस अमाउंट पड़ा होगा जिसको इन्वेस्ट करना है सेफ जगह पर, तो बैंक में एफडी बनाने की जगह 3 साल के लिए आप लिक्विड फंड में डलवा दो। समझ रहे हो क्या? बहुत कम समय बचा है, टुडे इज 25 मार्च एंड ये एकदम टाइम वाली बात है। ओके, पहले तो मैंने ये पढ़ा तो मुझे टेंशन आ गया, क्योंकि मैंने प्लानिंग करके रखा था, मैंने 2020 के सितंबर अगस्त वगैरह में कुछ अमाउंट लिक्विड फंड में डाल के रखा था, लिक्विड फंड जैसे फंड्स में, डेट फंड वगैरह में, जिसका मैंने प्लानिंग करके रखा था कि मैं सितंबर 2023 में उसको रिडीम कर लूंगा, तो मुझे बढ़िया इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा और बहुत कम इनकम आएगी, उस पर थोड़ा सा टैक्स आएगा, उतना भर दूंगा, बढ़िया। आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर जब मैंने पढ़ा कि अरे तो इसको शॉर्ट टर्म बना देंगे, तो मुझे टेंशन आ गया कि भाई मुझे पूरे अमाउंट पे मेरे स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो अब फिर मैंने पढ़ा, फिर मैंने उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जाकर के देखा, तो उन्होंने कल एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसमें अमेंडमेंट्स टू द ओरिजिनल फाइनेंस बिल आया। उसमें देखा कि ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन और आफ्टर 1/4/23, तो मेरी वो पुरानी इन्वेस्टमेंट तो बच गई है। ओके, अभी मेरे पास में कुछ इमीडिएटली पैसे हैं नहीं डालने के लिए, नहीं तो मैं अभी और डाल देता था ये 6 दिन में, है कि नहीं, लिक्विड फंड में, ताकि 3 साल बाद उसको रिडीम करके एटलीस्ट उतनी इनकम टैक्स फ्री अर्न हो जाए। दिस इज नॉट टैक्स इवेजन, दिस इज टैक्स प्लानिंग। आप भी कर सकते हो, आपको इसलिए तो बता रहा हूं, और इसलिए मैं ये चैप्टर के वो पार्ट पे पहुंचने के बाद नहीं बता रहा हूं, क्योंकि शायद वो 30 या 31 तारीख को आता था। ओके, और फिर उस दिन कहाँ मैं बोलता था, उस दिन आप पैसा डालते थे, अगले दिन लगता था, तो फिर उस पर तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता था, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। तो अगर आप अभी पैसा डाल देते हो, मान लो 1 लाख रुपीज है, आपने इसको लिक्विड फंड में डाल दिया, 3 साल बाद इसको आप रिडीम करते हो, से ऑन 30 मार्च 2026 को रिडीम करते हो, या मेरी बात मानो तो 1 अप्रैल 2027 को रिडीम करना, तो और एक फाइनेंशियल ईयर का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब कि इंडेक्सेशन जो है ना, ये और हायर मिल जाएगा, एक दिन उधर कर दिए तो 331 की जगह और हायर, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, उस पे आपको सिर्फ 20 नेट प्रॉफिट पे 20% का टैक्स भरना पड़ेगा, नेट गेन पे, वो भी आफ्टर इंडेक्सेशन। तो कैन यू सी इंडेक्सेशन कितना बड़ा गेम चेंजर होता है। कॉस्ट कोई 1 लाख की जगह कितना पकड़ रहे अपन, 1,14,000, कॉस्ट कोई बढ़ा के पकड़ लिया अपन ने। सो 3 साल में तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन तो है ही, और इस साल तो ज्यादा ही है, तो अब अगले साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तो और ज्यादा आने वाला है, तो धीरे धीरे 3 साल के बाद में आपको टैक्स सेविंग हो जाएगी। एक तो एक तरीके से गारंटीड इनकम भी है, हाँ गारंटीड मतलब आपके बैंक अकाउंट में हर साल वो पैसा नहीं आ रहा है, उसमें भी खैर डिविडेंड प्लान वगैरह रहता है, लेकिन आपको इनकम का भी एक सेफ्टी रहता है, आपका पैसा डूबेगा नहीं लिक्विड फंड में, लेकिन हाँ बहुत हाई रिटर्न भी नहीं मिलेगा जैसा कि अपने को इक्विटी वगैरह में एक्सपेक्टेड रहता है। इक्विटी वगैरह में लोग एक्सपेक्ट करते हैं 12 से 15% का रिटर्न, और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ 7-8% की रेंज की। तो ऑब्वियसली एज अ प्रूडेंट पर्सन वी शुड कीप सम अमाउंट इन द डेट फंड, मैं रखता हूँ। ओके, और जो मुझे टाइम टू टाइम काम भी आया है, अगर मैं मेरा पूरा पैसा इक्विटी में रखूंगा, कभी अगर कुछ बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ी
और उस दिन मुझे फंड्स निकालना है और इक्विटी मार्केट डाउन चल रहा है उस समय, तो दैट विल बी रॉन्ग। तो कहते हैं कि जो पैसा आपको 1 से 3 साल के अंदर में लगता है उसको आपने इक्विटी में नहीं रखना चाहिए। तो उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। टैक्स सेविंग करने के लिए लास्ट मौका है। अब इसके बाद में वी विल हैव टू सी कि और कुछ ऑप्शंस है क्या जहां पर रिटर्न भी अच्छे मिल जाए, टैक्स भी कम लगे। ओके, इसलिए मुझे फिक्स डिपॉजिट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब इसके 2-3 कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये अमेंडमेंट के। एक, लोगों को जिनको गारंटीड रिटर्न पसंद आता है वो वापस अब फिक्स डिपॉजिट की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अब जब टैक्स लग ही रहा है स्लैब रेट्स पे तो कम से कम फिक्स डिपॉजिट वाला अपने को रिटर्न मिले, भले ही हर साल टैक्स भर देंगे। दूसरा, फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, खैर इसमें भी कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा इंपैक्ट ये होगा कि अब ऐसे नए फंड्स आ जाएंगे जिसमें 35% से ज्यादा इक्विटी रखेंगे, सिर्फ 36% इक्विटी रख देंगे, नाम मात्र के लिए 35% के ऊपर, और बाकी का पूरा डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस टाइप के हाइब्रिड फंड्स आ जाएंगे। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रेगुलेशंस ऑफ द सेबी इन दिस रिस्पेक्ट, लेकिन अगर अलाउ करता है तो इस टाइप के फंड्स आ जाएंगे, हाइब्रिड फंड्स, जहां पर 36% इक्विटी रहेगा और 64% मतलब डेट फंड रहेगा। तो उसमें भी आपको रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस तो रहता है। अगर इक्विटी मार्केट बहुत भी गिरता है तो 36% वाला पोर्शन गिरेगा, लेकिन दूसरा धीरे धीरे बढ़ता है। आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट दोज फंड्स, क्योंकि उसमें अभी भी ये वाला बेनिफिट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और उतना 36% का रिस्क मैं ले सकता हूँ जब तक कि मेरी एज 36 से कम है ना, उतना कोई टेंशन नहीं है। देन तीसरी चीज, लोग इक्विटी में डालना ज्यादा शुरू कर देंगे। अब लोग सोचेंगे कि यार इधर डालते हैं अपन, कुछ पैसा है मान लो शॉर्ट टर्म के लिए, इधर डालते हैं, वैसे ही अगर 3-4 महीने बाद निकाला तो जितना बढ़ा उस पर टैक्स लगने ही वाला है, उससे अच्छा इक्विटी में डाल देते हैं, विच इज नॉट ऑलवेज द राइट डिसीजन। क्योंकि 3-4 महीने में इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा किसी को नहीं पता, बिलीव मी, nobody can predict what will happen in 3 months, 4 months, 3 days। ओके, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म हो जाता है। बहुत सारे मार्केट गुरुज रहते हैं लेकिन किसी को नहीं पता रहता था तो फिर वो बहुत बड़ा पैसा नहीं डाल के रखते थे, उसमें डूबते रिस्क रहते हैं। लॉन्ग टर्म में पता है, वी कैन से कि 10-20 ईयर्स डाउन द लाइन हमारा इक्विटी मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं पता, तो इट इज़ अ रिस्की थिंग। लेकिन डालना है तो डाल सकते हैं, अगर आप उतना रिस्क लेने को तैयार हो तो। हो सकता है 10% बढ़ जाए 3-4 महीने में, हो सकता है 3-4 महीने में 2% बढ़े तो भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ तो 1 लाख रुपीज तक के जो भी आपको गेन हुआ उस पर टैक्स नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब ये चेंजेस होंगे मार्केट में, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज में। अब सभी म्यूचुअल फंड्स वेबसाइट्स को, म्यूचुअल फंड हाउसेस को अपनी अपनी स्ट्रेटेजी अपडेट करना पड़ेगा। अभी तक के डेट फंड को इस तरीके से वो समझाते थे कि इसमें आप 3 साल के बाद में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, ये वो। सो नाउ थिंग्स विल चेंज एंड दैट इज वाई आर टैक्सेशन सब्जेक्ट इज डायनेमिक। मतलब कल अमेंडमेंट आया जिसका परसों तक की किसी को खबर नहीं थी, और अब वो ये 6 दिन में हमको डिसीजन लेना है, पैसा बचाना है बचा सकते थोड़ा बहुत, और जितना है उसके हिसाब से। अगर आपके पास में 10 लाख रुपए बोनस सरप्लस पड़े तो आप अभी 10 लाख रुपए डाल दो, 3 साल बाद उसको रिडीम करना, 3 साल बाद उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इट इज एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली, नॉट ऑन इन्वेस्टमेंट्स मेड अप टू 31 मार्च। समझे क्या बेटा? तो ऐसा है पूरा स्कीम। अब इसमें कुछ आपके क्वेश्चन से डाउट से तो बताइए, ये पूरे तरीके में समझा क्या आपको? ऐसा है।